This is topic number 3 of Unit 3 Coordination Chemistry of Physical Chemistry. So it is crystal field theory, or also called CFT. So we have to cover some topics under crystal field theory. These are founder. We have to name the founder and the year it is this theory was given. Then it has postulates similar to VBT. It has 7 postulates. Then third one is crystal field splitting. स्प्लिटिंग जो होता है डी ऑर्बिटल्स का, उसको समझाना है. फोर्थ वन इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. स्प्लिटिंग के समय जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड CFSE और 10DQ. और ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, तीनों के लिए इसकी वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, इसके इक्वेशंस भी अलग अलग होते हैं. देन 10DQ और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड. स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के केस में क्या अंतर होता है. जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो पेयरिंग कर देता है, जिस वजह से हमको 10DQ की वैल्यू जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, वो समझाना है. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग 10DQ एंड limitations of crystal field theory which are very similar to limitations of valence bond theory. एक दो फ़र्क है बस. Then the 8th and last one, applications of crystal field theory. So let's start. So crystal field theory, it was given by Ivan Black. ये साइंटिस्ट का नाम है. आइवन अलग है ना, VLACK, ब्लैक, इन द ईयर 1929. ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट है, वो है द CFT गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन द d orbitals of central metal and the ligands surrounding it. तो जो सेंट्रल मेटल है उसमें तो वो एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसमें आउटर डी ऑर्बिटल्स होंगे. इन डी ऑर्बिटल्स और जो अप्रोचिंग लिगेंड्स हैं उनके बीच बॉन्ड बनता है. उसी रिलेशनशिप को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अच्छे से समझाया गया है. सो ये जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इस इंटरेक्शन की वजह से जो डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच इंटरेक्शन की वजह से देयर इज़ इफेक्ट विच इज़ कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट. ये जो क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट है, it is responsible for formation of co-ordinate bond between metal and the ligand. So this is the small statement of crystal field theory. Now we have to understand the postulates. 7 postulates हैं, काफ़ी सिंपल से हैं. सो पहले जो पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, दे आर क्वाइट सिमिलर टू द पोस्टुलेट दैट वी हैव स्टडीड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. हालांकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में थोड़ा सा अंतर है. यहाँ पर हम जो बॉन्ड उसमें पढ़ते थे VBT में, यहाँ पर उसकी जगह होता है आयंस, फ्री रेडिकल या फिर पॉइंट चार्ज, उसके हिसाब से हम बॉन्ड बनाते हैं. सो जो पहला पोस्टुलेट है, या फिर एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं कि हमें किस तरह से 7 पोस्टुलेट्स हैं उनको याद रखना है. तो पहले हमको समझाना है सेंट्रल मेटल को. सेंट्रल मेटल. सेकंड में हमको फोकस करना है लिगेंड पे.
थर्ड पे मेटल और लिगेंड, फोर्थ पे लिगेंड को जो है हमको पॉइंट चार्ज मान के चलना है। चूँकि ये पॉइंट चार्ज हम मान के चलेंगे, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होगा, यानी कि आयोनिक बॉन्डिंग, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिफ्थ में हमको ऑर्बिटल्स के बारे में समझाना है, जो कि स्प्लिट होगा। तो स्प्लिट होने के पहले ऑर्बिटल्स जो हैं एक्साइट होंगे, एक्साइट होने के बाद छठवा वो लोग स्प्लिट होंगे। स्प्लिट होने के बाद हमको एक एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी होती है, वो है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो काफ़ी सिंपल से हैं। पहले हमको सेंट्रल मेटल एक्सप्लेन करना है, देन हमको लिगेंड एक्सप्लेन करना है, देन सेंट्रल मेटल और लिगेंड दोनों के बीच का इंटरेक्शन, फिर जो बॉन्डिंग है सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच वो कम्प्लीटली आयोनिक होता है, ये हमको लिखना है। सो चार तो ऐसे ही हो गए। पांचवा जो ऑर्बिटल्स के बारे में हमको समझना है कि ऑर्बिटल्स की तरफ जब लिगेंड बढ़ेगा तो पहले तो एक्साइट होगा, जिसकी वजह से एनर्जी जो बढ़ेगा, उसके बाद हमको उनको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद जो एनर्जी है, एनर्जी जो रिलीज़ होगी उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमको लिखना है। सो दिस आर द 7 पोस्टुलेट्स। एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला पोस्टुलेट है, इट इज़ अबाउट सेंट्रल मेटल। जैसा कि हमने VBT में पढ़ा था, सेंट्रल मेटल जो है इट इज़ इलेक्ट्रॉन deficient metal which accept lone pair of electrons. So a complex consists of central metal and ligand, जिसमें जो central metal है, the coordination complex consists of two things. एक होता है central metal and ligand. Here metal is electron deficient and accept lone pairs of electron from ligand. So this is the first postulate. Second one is about the ligand. So metal in complex is transition metal, ये तो हमको पता है, while the ligand is electron rich लुईस बेस। ओके, तो ये मेटल जो है वो लुईस एसिड होगा। सो लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज इलेक्ट्रॉन रिच लुईस बेस। तो ये डोनेट करता है, इट डोनेट लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डी का जो मिरर इमेज जो है वो बी होता है, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि इट इज़ अ बेस। सो जो लिगेंड है इट कैन बी पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। ओके, नाउ द थर्ड पोस्टुलेट, मेटल और लिगेंड, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। The ligand approaches towards metal which forms ionic bond. ओके, तो यही है, यहाँ पर इसको 100% आयोनिक कहा गया है, हालांकि ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन क्या कर सकते हैं। द लिगेंड अप्रोचेस टुवर्ड्स द मेटल फॉर ML बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द
जो बॉन्ड होगा दैट इज़ 100% आयनिक इन नेचर. सो नाउ द फोर्थ वन, पॉइंट चार्ज. तो ये कुछ नया है. अकॉर्डिंग टू CFT, द अप्रोचिंग ligand is considered as a point charge, and the bond formed between metal and ligand is completely ionic. So these are the this is the fourth postulate. Now the fifth one, about excitement. When ligand approaches towards metal, there is increase in energy of d orbitals of metal, that is excited स्टेट. तो एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा डी ऑर्बिटल्स का, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट. नाउ द सिक्स पोस्टुलेट, स्प्लिटिंग. एक्साइटमेंट के बाद स्प्लिटिंग होता है. डिपेंडिंग अपॉन हाउ द ligand approaches, some orbitals in d orbital get more energy, leading to splitting of d orbital into T2g and Eg. तो दो ऑर्बिटल्स में टूट जाता है. अगर वो ऑक्टाहेड्रल है तो Eg जो है वो ऊपर, यानी Eg में ज़्यादा एनर्जी, T2g में कम. अगर वो टेट्राहेड्रल है तो जस्ट अपोजिट. नाउ द सेवंथ पोस्टुलेट. सेवंथ पोस्टुलेट इज अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE. So according to crystal field theory, the splitting of d orbitals releases energy called splitting energy, and it depends on type of hybridization of given field, that is octahedral, tetrahedral और स्क्वायर प्लेनर. सो ये हो गए 7 पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर. अच्छा सॉरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एक बार पहले समझ लेते हैं, हालांकि दोनों सेम ही हैं. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में क्या होता है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है. ये थर्ड है, सॉरी. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. So when ligand approaches towards
d orbitals of central metal depending upon its pathway, that is in between axis or axis through axis, the orbitals along the axis experience more repulsion than in between axis, leading to splitting of d orbital. सो अगर कोई लिगेंड जो है वो अप्रोच कर रहा है मेटल के डी ऑर्बिटल्स की ओर, तो दो केसेस हो सकते हैं. हम यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, और ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड का जो अप्रोच है वो होता है अलोंग द एक्सिस. तो अलोंग द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, वो है ईजी ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. इनमें जो है रिपल्सन ज़्यादा महसूस होगा, जिसकी वजह से जो एनर्जी है इनकी वो ज़्यादा राइस हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये जो है वो ऊपर चले जाएंगे, और जो T2G वाले ऑर्बिटल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे. सो दिस phenomenon is called crystal field splitting, and we will study it in detail in the next topic, which will be about crystal field splitting in detail, and as well as crystal field splitting for octahedral, tetrahedral, as well as square planar and their equations. So that's it. Thank you.